अच्छा, ये जो दूसरा लेक्चर है ये किस पे होने लगा है? ये इन टॉपिक्स पे होने लगा है। ठीक है, पहले मैं अपने लिए गाने लगा दूँ। हाँ, आप सही है। वेट। ओके। टॉपिक्स हमारे पास हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो कि हम ओवरलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट तो आसान है। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड ना, ये थोड़ा सा टेंशन मांगेगा। फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, और ऑपरेटर जो होते हैं ना, ये इक्वल ऑपरेटर कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या फ़र्क है। फिर चेनिंग कैसे करते हैं हम इस ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर के लिए, या मेथड चेनिंग क्या होती है वो थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, ऑपरेटर और लोडिंग तो आप लोगों को पता होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी चलो एक गो थ्रू कर लेते हैं। हमें पता है ये तो आसान है ना, कि हम करते हैं इंट ए इंट बी और इनको सम कर देते हैं। इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जो भी आंसर आया सम, तो पॉसिबल है ये हमारे पास ना टू और टू को सम करना। इसी तरह फ्लोट के लिए भी हम हमें पता है पॉसिबल है, डबल के लिए भी पॉसिबल है। देखिए इन केस एक केस है ऐसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही, चलो कर दो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हम बनाएं उसकी क्लास। इसको ऐड कैसे करेंगे इसके ऑब्जेक्ट को? अगर मैं करूँ ना ऐसे, सी आउट कॉम्प्लेक्स सॉरी ओबीजे वन प्लस ओबीजे टू, तो ये एरर देगा। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स के दो ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, ओबीजे वन एंड कॉम्प्लेक्स ओबीजे टू। ठीक है, तो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? ओह सॉरी, तो एरर दे रहा है। ये इतना ज़्यादा एरर, ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास है ये बेसिकली कस्टम डेटा टाइप है ना, कस्टम डेटा टाइप। इसके लिए प्लस जो ऑपरेटर है वो ओवरलोड नहीं हुआ हुआ। प्लस जो ऑपरेटर है वो ओवरलोड नहीं हुआ हुआ, ओवरलोड नहीं हुआ। ठीक है, इन फ्लोट की सारी भी डेटा टाइप्स हैं, लेकिन इनके लिए प्लस का जो ऑपरेटर है वो ओवरलोड हुआ हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जिसकी मदद से हम इन ऑपरेटर्स को अपने मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट वन है, ऑब्जेक्ट टू है, इन दोनों को हम ऐसे ऐड करें कि रीडेबल फॉर्म में भी हो और ऐड भी हो। ठीक है, यही काम हम एक फंक्शन से भी कर सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लाइक उसकी ज़रूरत भी नहीं है। पहले मैं उस तरह करता हूँ, क्योंकि सर बाहर है, उनका कुछ पता नहीं चलता। प्राइवेट कर लो, पब्लिक कर लो, इंट रियल कर लो, लेकिन फ्लोट कर लो, सो डबल कर लो, बल्कि डबल इमेजिनरी। ठीक है, सो नाउ वी विल डू कॉम्प्लेक्स डबल आर डबल आई रियल आर, ये हो गया। एक फंक्शन बनाते हैं इनको सम करने के लिए, void ऐड। यहाँ पे मैं करता हूँ कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स और ओबीजे। मैं इसको कहता हूँ आप करो ऐसे कि रियल प्लस ओबीजे डॉट रियल और इमेजिनरी प्लस ओबीजे डॉट इमेजिनरी, और इसको रियल में स्टोर कर दो। अच्छा, इस कोड का क्या मतलब? इस कोड का बेसिकली ये मतलब ना
इसको मैं हटाता हूँ यार अभी के लिए। इसका ये मतलब है कि मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट जो वन है उसमें ऑब्जेक्ट टू ऐड हो जाए। तो ये मैंने एक फंक्शन की मदद से किया है। अब जो ऑब्जेक्ट वन की वैल्यूज़ हैं, ऑब्जेक्ट वन की वैल्यूज़ हम पहले दे देते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। हम कर लेते हैं सपोज़ वन और टू और सपोज़ 3.3। अब मैं कहता हूँ ये जो ऑब्जेक्ट वन है इसका जो रियल पार्ट है वन वो ऐड हो जाए थ्री के साथ, तो वन प्लस थ्री। और जो टू है इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों से बना होता है ना, रियल और प्लस इमेजिनरी उसका पार्ट, और जो जिसके साथ आयोटा लगा होता है। ठीक है, तो वन ऐड हो जाए थ्री के साथ, टू ऐड हो जाए 3.3 के साथ। इस फंक्शन के थ्रू पॉसिबल है। ये फंक्शन क्या करेगा, नीचे हमने देखो एक ऑब्जेक्ट पास किया ना, ऑब्जेक्ट टू, जो ऑब्जेक्ट हम चाहते हैं कि वो सम हो जाए ऑब्जेक्ट वन में। तो हमने बेसिकली इसके रियल को कहा कि आप इसके रियल में ऐड कर दो इस जो नीचे हमने ऑब्जेक्ट पास किया है उसका रियल, और इसी तरह इमेजिनरी में पास कर दो जो नीचे हमने एज आर्ग्यूमेंट पास किया ऑब्जेक्ट उसका इमेजिनरी पार्ट। तो ये बेसिकली हमें सम करके दे देगा। तो एक डिस्प्ले भी बना लेते हैं वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए। सी आउट रियल। वाह, मेरे गाने पता नहीं कौन से 1980s की जैज़ प्ले हो गया। नेवर माइंड। रियल इमेजिनरी रियल प्लस, यहाँ पे प्लस डाल देते हैं, इमेजिनरी एंडल। यहाँ पे करते हैं ऑब्जेक्ट वन डॉट डिस्प्ले। मसला दे रहा है, क्यों मसला दे रहा है कि अभी तक हमने ऑपरेटर को तो लोड नहीं किया। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि फंक्शन के थ्रू काम कैसे होगा। देखो फोर प्लस पॉसिबल हुआ, इसको भी हटा दो। अब मैं चाहता हूँ यार ये जो है ना ये इतना रीडेबल नहीं है। इससे अच्छा तरीका ये है, बेटर तरीका, कि मैं करूँ सिंपल ऑब्जेक्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट टू। ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हमें अपने ऐड ऑपरेटर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट थ्री इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट थ्री में देखो ये ज़्यादा रीडेबल है ना, इससे बेटर है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट थ्री के लिए भी डिस्प्ले को कॉल कर देते हैं। ओके, काम नहीं कर रहा अभी तक। अब हम यहाँ पे डालते हैं एक फंक्शन। बेसिकली ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम करते हैं, एक फंक्शन डाल देते हैं। सिंटैक्स उसका ये होता है कि सबसे पहले जो क्लास का नाम है वो, फिर एक कीवर्ड जिसको कहते हैं ये कीवर्ड, फिर उसके बाद जिस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कराना चाहते हैं, इस केस में सम है तो हम सम लिखते हैं यहाँ पे ऑपरेटर, और यहाँ पे ये एक फंक्शन हमारा बन गया। अच्छा, पैरामीटर्स क्या होंगे, अब यहाँ पे जिस तरह हमने एक पास किया हुआ है ना पैरामीटर ऑब्जेक्ट टू, इसी तरह हम चाहते हैं कि जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो तो एक फंक्शन कॉल हो बेसिकली। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट ना भी डालें कोई इशू नहीं है, लेकिन एज लाइक अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है। कॉम्प्लेक्स ओबीजे, और इसको रेफरेंस कर दो क्योंकि अनयूजुअल कॉपी ना बने, रेफरेंस कर दो। ठीक है, अब जो है नीचे जब मैं ये कर रहा हूँ तो देखो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन ऊपर जो फंक्शन कॉल होगा ये वाला, इसमें यहाँ पर एक पैरामीटर है। ये क्या होगा अब, तो इसमें से हमें कैसे पता लगेगा कि ऊपर पहला वाला जा रहा है दूसरा वाला। तो ये जो पहला वाला होता है ना, इसकी इंफॉर्मेशन ऊपर पहले से स्टोर होती है। इसको इसी तरह आप समझें जैसे यहाँ पे मैंने ये किया ना, मैं अगर करता हूँ ना ऑब्जेक्ट वन डॉट एड ऑब्जेक्ट टू,
मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट वन में ऐड हो जाए ऑब्जेक्ट टू। तो ऑब्जेक्ट वन की जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर ऑलरेडी क्लास में होती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट वन के लिए मैं कॉल करूँ। मैं ऑब्जेक्ट टू को भेज देता हूँ कि यार ऑब्जेक्ट टू आप जाओ, आपकी वैल्यूज़ ऊपर मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर ऑब्जेक्ट टू अपना भेज दिया था। इसी तरह ये भी है, पहला जो लेफ्ट वाला होता है ना वो मौजूद होता है, उसकी इंफॉर्मेशन कैसे मौजूद होती है। दिस ऑपरेटर हमें पता है, दिस ऑपरेटर क्या करता है, दिस ऑपरेटर बेसिकली एड्रेस स्टोर करता है, जो ऑब्जेक्ट उसे कॉल करता है उस ऑब्जेक्ट एड्रेस। अब मैं चाहता हूँ कि यही वाला कोड जो है ना ये ऊपर भी आ जाए मेरे पास, तो बेसिकली मैंने किया ये, लेकिन यहाँ पर मैं ये पहले हटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अब ये जो है ऑब्जेक्ट थ्री है ना, मैं अब एक ऑब्जेक्ट बनाया है और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है अपना फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रिसीव करेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेटा टाइप रखी है कॉम्प्लेक्स। क्यों हम नीचे भी डेटा, हमने ये जो ओ बी जी थ्री बनाया ये कॉम्प्लेक्स का ही है ना, तो ऊपर भी जो फंक्शन है वो रिटर्न क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स को रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉम्प्लेक्स ओ बी जे थ्री, और फिर ओ बी जे थ्री कह रहा हूँ, रिज़ल्ट कर लो, इसका नाम रिज़ल्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे डाल दो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दो ताकि वो सपोर्ट करे। ओके, तो एक इसको मैंने रिज़ल्ट को रिटर्न करना है, तो रिटर्न रिज़ल्ट, और मैं कहता हूँ रिज़ल्ट डॉट रियल और रिज़ल्ट डॉट इमेजिनरी। ठीक है, तो रिज़ल्ट के रियल में वो स्टोर हो गया दोनों की, दोनों का सम, दोनों ऑब्जेक्ट का, और इसके इमेजनरी में दोनों ऑब्जेक्ट का इमेजनरी पार्ट्स का सम। रिटर्न मैंने कर दिया रिज़ल्ट। ठीक है, तो रिज़ल्ट क्या एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे रिसीव क्या हुआ, इसकी जगह रिसीव हुआ रिज़ल्ट। तो इस लाइन को आप इस तरह भी समझ सकते हो कि ये हो गया ऑब्जेक्ट थ्री इज इक्वल टू रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट भी ऑब्जेक्ट ही है ना, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें दोनों चीज़ें सम हुई हुई हैं, वो मैंने ऑब्जेक्ट इसमें डाल दिया ऑब्जेक्ट थ्री में। ठीक है, ओके। इस तरह आप बहुत सारे ऑपरेटर्स को जो है ओवरलोड कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पर एक ऐसा ऑपरेटर है माइनस है। अब माइनस के केस में ना ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर किस तरह इम्पोर्टेंट है, अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, बल्कि इसको ही कॉपी करो, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ माइनस, क्योंकि मैं माइनस को अपने ओवरलोड कर रहा था। यहाँ पे मैं ये करता हूँ, और ऐसा करते हैं कॉम्प्लेक्स। यार आप यकीन करो मेरे हेडफोन्स में चल रहा है वो वाला गाना मेडागास्कर वाला, आई लाइक टू मूव इट और यहाँ पे मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। ओके, तो ऑब्जेक्ट वन माइनस ऑब्जेक्ट टू, सही है। तो ऑब्जेक्ट फोर डॉट डिस्प्ले ये हो गया, राइट। यहाँ पर अब कॉल क्या कौन सा होगा, ये वाला फंक्शन। ठीक है, जिसमें माइनस है, देखो दोनों सेम ही है, बस माइनस का फ़र्क है। इसका मतलब ये है ना इस लाइन ऑफ कोड का, कि मैं ऑब्जेक्ट वन में से जो हूँ ऑब्जेक्ट टू को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे ये करना है ऑब्जेक्ट टू में से माइनस करना ऑब्जेक्ट वन को, तो अब ऑर्डर चेंज करना होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट टू, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट वन। समझ आ रही है। और यहाँ पे चेंजेस क्या होंगी, पहले ऑब्जेक्ट वन, ये ऑब्जेक्ट वन की इंफॉर्मेशन है रियल और इमेजिनरी, ऑब्जेक्ट वन माइनस ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट वन माइनस ऑब्जेक्ट टू। अब मैंने क्या किया नीचे ऑब्जेक्ट टू माइनस ऑब्जेक्ट वन, तो ये जो ऑब्जेक्ट वन है इसका ये उधर चला गया दूसरी साइड पे। तो इस तरह ऑर्डर मैटर करता है।
आप चाहते होगे कि यार मैं 2 में से 1 को माइनस करूँ, आपने ये ऑर्डर नहीं चेंज किया होगा, तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने कंसिडर करना है। इसके अलावा हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स ओवरलोड हो सकते हैं? ऑपरेटर्स और ओवरलोड हो सकते हैं बहुत सारे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और हमने जो आज पढ़े थे डिफरेंट ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर, नॉर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल। ये इक्वल वाला इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी देखते हैं। पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बाद में करते हैं, पहले हम इस ऑपरेटर को देखते हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। ओके, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर ये है ना, नाम से पता चलता है। पहले तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज होता है फॉर कॉपिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे एक होता है ना, आप एक चीज़ को कॉपी करते हो और आप किसी और फोल्डर में डाल देते हो, उसी तरह यहाँ पर भी सेम लॉजिक है। मैं चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट मेरा है, सपोज कॉम्प्लेक्स ओबीजे 5, 5 5 की वैल्यूज़ हो गई 2 3। फिर मैं चाहता हूँ इसको स्टोर करूँ किस में? कॉम्प्लेक्स ओबीजे 6 में। तो ये हो गया। अब मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने कहा है ऑब्जेक्ट 6 में वैल्यू स्टोर हो जाए ऑब्जेक्ट 5 की। तो ये कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर को। इससे पहले हमने पढ़ा था ना कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर ऐसे कॉल होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये सिंटैक्स होती है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की। लेकिन अब इस केस में हम ये कोई वैल्यूज़ वगैरह तो नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इस बात का ये मतलब है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर पहले से मौजूद होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर पहले से मौजूद होता है। कंपाइलर, लाइक हमारे पास सी प्लस प्लस में वो ऑलरेडी बना तो हुआ है, और इस केस में कॉल भी होगा। लेकिन एक ऐसा केस जिसमें सपोज, अब ऊपर तो सिर्फ रियल और इमेजिनरी थे, और ये जो है ही स्टैक मेमोरी यूज़ करें। स्टैक मेमोरी यानी बेसिकली पॉइंटर्स नहीं है। सपोज एक मैं और चीज़ डाल दूँ यहाँ पर, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन डबल पॉइंटर रिज़ल्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में आके कर दूँ जी, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू न्यू इंट, या न्यू डबल 20। ठीक है, अब ये जो है, ये है एक डायनामिक मेंबर, डायनामिक डेटा मेंबर। ठीक है, डायनामिक मेंबर के केस में ना कॉपी कंस्ट्रक्टर्स को फिर हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। अब ये जो चीज़ है ना, ये हमें, जैसे हमने रियल और इमेजिनरी के लिए किया है उसी तरह रिजल्ट के लिए भी करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन रिजल्ट चूँकि पॉइंटर है, तो आपको मैं ये इस तरह समझाऊँ ना, अगर यहाँ पे मुझे एक कार्डबोर्ड मिल जाए, मार्कर ऑनलाइन, मार्कर ऑनलाइन बोर्ड, यार साइन अप क्यों मांग रहा है? बेसिकली मेरे आपको दिखाना था, छोड़ो, यहाँ पे बताता हूँ। सपोज यहाँ पे एक पॉइंटर है जैसे रिजल्ट ना। अब ऑब्जेक्ट 1 के लिए एक मेमोरी एड्रेस यूज़ होगा, लेट्स से 10। इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा 10। ठीक है, अगर ये मैं
कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करता हूँ, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करता। तो दोनों के लिए आप देखें, ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी और ऑब्जेक्ट 2 भी के लिए भी एक ही एड्रेस यूज़ हो रहा है 10। इसको कहते हैं शैलो कॉपी। शैलो कॉपी यही है कि शैलो कॉपी में सेम एड्रेस होता है दोनों चीज़ों के लिए, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है? हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं चाहिए, अब आप देखो, खुद ही सोचो। मैं अगर लाइक एक ही एड्रेस है दो बंदों का, मुझे एक बंदे को सपोज़ अगर कॉल करना है, तो दूसरा बंदा भी आ जाता है, तो अब ये तो ठीक नहीं है ना। इसी तरह अगर मैं एक में चेंज करता हूँ, ऑब्जेक्ट 1 में चेंज करूँ, तो ऑब्जेक्ट 2 भी चेंज हो जाएगा। ये मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। मैं फिर जाऊँगा डीप कॉपी की तरफ। डीप कॉपी ये करती है, डीप कॉपी कहती है कि यार ऑब्जेक्ट 1 आपका एड्रेस होगा 10 और ऑब्जेक्ट 2 आपका एड्रेस होगा 11, आपका अपना एड्रेस होगा। तो अगर मैं 1 में चेंज करता हूँ तो 2 में चेंजेस नहीं आएंगे, अगर मैं 2 में चेंज करता हूँ तो 1 में चेंजेस नहीं आएंगी। अब दोनों के सेपरेट एड्रेसेस हैं, तो इसको कहते हैं डीप कॉपी। डीप कॉपी, शैलो कॉपी समझ आ गई। अब शैलो कॉपिंग और डीप कॉपिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। बल्कि इसको यहाँ पे ही रहने दो, इधर आ जाओ। कॉपी कंस्ट्रक्टर अब बनाते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने का ये तरीका है, सिंटैक्स देखो आप, ये काफ़ी सिमिलर होता है उसके इसके मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के। या कॉपी कंस्ट्रक्टर को अगर स्पेसिफिकली मैं ऑपरेट कौन से ऑपरेटर के साथ लाइक तशबीह देता हूँ या कंपेयर करता हूँ, मैं आप देख लो। ऑपरेटर इक्वल टू, इक्वल, ये चीज़ और ये चीज़, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है? ये इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और इसको कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये एक मुख्तलिफ टाइम पे कॉल होता है और ये एक मुख्तलिफ टाइम पे कॉल होता है। दोनों की सिंटैक्स में देख रहे हैं कितनी सिमिलैरिटी है। ठीक है? अब कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर इस केस में कॉल होता है कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या पढ़ा हुआ है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हुआ जब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है? और ये जो असाइनमेंट वाला ऑपरेटर है, ये कब कॉल होता है? जब मैं सपोज ऐसे करूँ कि ऑब्जेक्ट 6, फिर मैं करूँ ऑब्जेक्ट 6 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 5। तो क्रिएट करते वक्त तो मैंने नहीं उसे ऑब्जेक्ट 5 को असाइन किया, मैंने एक बार बना लिया, फिर उसके बाद मैंने जो है कहा कि ऑब्जेक्ट 6 अब आप में ऑब्जेक्ट 5 की वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। तो अब इस केस में कॉल होगा ऊपर कौन सा वाला, असाइनमेंट जो है ऑपरेटर वो वाला। ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये होती हैं कंपाइलर में। लेकिन चूँकि मैंने आपको कहा जब आपके इस तरह रिज़ल्ट जैसे डायनामिक डेटा मेंबर्स आ जाते हैं ना, तो इनके लिए हमें ऊपर जाके इनमें कोड करनी पड़ती है। अगर आपके प्रोग्राम में ये चीज़ें नहीं हैं, मतलब इस तरह डायनामिक डेटा मेंबर आपकी क्लासेस में नहीं है, तो इन दोनों की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि फिर आपकी लाइक कॉपी ठीक बनती है, सही लाइक नॉर्मल कॉपीज़ बनती हैं, शैलो कॉपीज़ नहीं बनती। अब इसमें वही करना है आपको कि जी रियल में आप डाल दो ऑब्जेक्ट उसका रियल पार्ट, और आप इमेजिनरी में डाल दो ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी पार्ट। ठीक है? आप असाइन ही कर रहे हो। अब रिज़ल्ट कर लो, तो रिज़ल्ट में डाल दो आप ऑब्जेक्ट का, अगर रिज़ल्ट वेरिएबल होता। सही है? अभी मैंने यहाँ पे कमेंट किया है, मतलब नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए रिज़ल्ट में डाल दो ऐसे करके न्यू कौन सी टाइप है, डबल और रिज़ल्ट।
तो अब देखें, ये वाला जो रिज़ल्ट है ना, इस रिज़ल्ट की यहाँ पे अलग से मैंने मेमोरी एलोकेट की, लेकिन अब यहाँ पर मैंने दोबारा से मेमोरी एलोकेट की उसे। दोबारा से करने की ज़रूरत क्या थी? मैं सिंपल इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकता था? मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं सिंपल ऐसे क्यों नहीं कर सकता था कि जी मैं करता रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट रिज़ल्ट। ये ठीक नहीं होता। ये क्यों ठीक नहीं होता? क्योंकि इससे बनती शैलो कॉपी। मैंने आपको कहा ना, शैलो कॉपी क्या होती है? शैलो कॉपी जो है वो सेम मेमोरी को यूज़ करती है, और जब चेंज आप एक में करते हो तो दूसरे में भी होते हैं। तो ऊपर है डीप कॉपी, ये है हमारी शैलो कॉपी। तो हमें कौन सी चाहिए? हमें डीप कॉपी चाहिए, हमें ऊपर वाली। ठीक है? बेसिकली अलग से आप मेमोरी फिर से एलोकेट करते हो उसको। ये तो हो गया ऑपरेटर इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर में। कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। कॉपी कंस्ट्रक्टर में मैं करता हूँ जी रियल इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट रियल, और इमेजिनरी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट इमेजिनरी, और रिजल्ट इज इक्वल टू जी ऑब्जेक्ट डॉट अगेन। हमें क्या चाहिए? शैलो कॉपी नहीं चाहिए, डीप कॉपी चाहिए। तो न्यू डबल, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट। ठीक है? अब हमारे पास डीप कॉपी बनेगी, और इस केस में रिटर्न भी कर दो जी। रिटर्न इसको बल्कि हम वॉइड भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वॉइड कर दो, अगर रिटर्न कुछ नहीं भी करना तो वॉइड कर दो। लेकिन अगर आप चाहते हो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो, तो आप इसको फिर कर दो कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे आप डाल दो कॉम्प्लेक्स, सॉरी, यहाँ पर अब आप एक ऑब्जेक्ट बना लो पहले। ऑब्जेक्ट सपोज मैं लिखता हूँ obj1, और मैं करता हूँ नो नो नो, गलत होगा। ये ठीक है, वॉइड ही ठीक है फ़िलहाल। बस आपने असाइन कर दिया। ठीक है? अब ये ब्लॉक ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होगा? जब आप फॉलो करोगे इस सिंटैक्स को, कि आप पहले एक चीज़ बना लेते हो ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप उस पे असाइन करते हो एक चीज़। और जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये ये चीज़ ये कब कॉल होगी? जब आप जो है ये सिंटैक्स फॉलो करते हो कि आप ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जो है ऑब्जेक्ट को आप एक चीज़ असाइन कर देते हो। ठीक है? तो हमें पता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं हमारे, तो इस केस में फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे। सही है? तो अगर हमारे पास डायनेमिक जो डेटा मेंबर यूज़ हो रहा है, तो हम ये दोनों चीज़ों को फिर करेंगे। इसको ओवरऑल मिला के इन दोनों को कहते हैं कॉपी सिमेंटिक्स। कॉपी सिमेंटिक्स। तो कॉपी सिमेंटिक्स बेसिकली है क्या? कॉपी सिमेंटिक्स है किसका? सम ऑफ द कॉपी कंस्ट्रक्टर, या आप बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर और इस ऑपरेटर जो आप जिसको ओवरलोड किया होता है ना आपने असाइनमेंट ऑपरेटर को, आप दोनों को एक साथ बोल सकते हो कॉपी सिमेंटिक्स। ऑपरेटर ये ऑपरेटर। ठीक है? हाँ, तो दैट्स इट। ये हमारे पास बेसिकली इन टॉपिक्स में हमने ये भी कर लिया, ओवरलोडिंग भी कर ली। यूज़ ऑफ दिस मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर रिलेशन भी कवर कर ली, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड ऑपरेटर इक्वल टू भी कवर हो गया। चेनिंग रह गई है, और ये रह गया है मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है? और दिस ऑपरेटर। तो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, दिस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ठीक रहेगा किधर? हाँ, यहाँ पे सपोज अगर मैं करूँ ना दिस, यहाँ पे भी करूँ दिस, इसके बगैर भी काम करेगा, लेकिन इस बात का ही मतलब है ना
कि जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया था ना, आप उसके रियल को सी आउट करो। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो इधर, तो जैसे ये है ना, मैंने डिस्प्ले में ये यूज़ किया ना, लेकिन डिस्प्ले में, तो ऑब्जेक्ट वन डॉट डिस्प्ले, तो ऑब्जेक्ट वन डिस्प्ले को कॉल कर रहा है, तो दिस में किसका एड्रेस होगा? दिस में ऑब्जेक्ट वन का एड्रेस होगा, कि जी ऑब्जेक्ट वन कॉल कर रहा है रियल को, जी ऑब्जेक्ट वन कॉल कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट वन का रियल आप सी आउट करो और ऑब्जेक्ट वन के इमेजनरी को सी आउट करो। ठीक है, तो बेसिकली दिस स्पेसिफाई कर देता है कि यार आप इस ऑब्जेक्ट, या आपको इस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया। फिर अगर हम थोड़ी सी वो देखें, क्या कहते हैं, चेनिंग देखें। चेनिंग क्या होती है? चेनिंग बेसिकली ये होती है, चेनिंग यूज़ कब होती है ना, कि जी चेनिंग, चेनिंग इसको कहते हैं कि मैं करूं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट सेवन, और फिर मैं करूं ऑब्जेक्ट सेवन इक्वल टू ऑब्जेक्ट सिक्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट फाइव इक्वल टू ऑब्जेक्ट फोर। इसको चेनिंग कहते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट सिक्स में आप सिक्स, ऑब्जेक्ट फाइव जो है वो फोर के बराबर है, सिक्स जो है वो फाइव के बराबर है, सेवन जो है वो सिक्स के बराबर है। तो सिक्स इटसेल्फ फाइव के बराबर है और फाइव इटसेल्फ फोर के बराबर है। मतलब ये सारे जो हैं किसके बराबर हैं? फोर के बराबर हैं बेसिकली, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना। तो हाँ, या इसको ऐसे भी कर लो कि जी ऑब्जेक्ट सिक्स ऑब्जेक्ट फाइव ऑब्जेक्ट फोर, तो एक ही लाइन में हम कर रहे हैं ये सब कुछ। ठीक है, तो हमें चेनिंग करनी पड़ेगी जब हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में हो। अगर डिफरेंट लाइन में आपको करना है तो फिर तो उसकी ज़रूरत नहीं है ना। अगर मैं कहूँ ऑब्जेक्ट सेवन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट सिक्स, फिर मैं इसी तरह कहूँ ऑब्जेक्ट सिक्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट फाइव, और मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट फाइव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट फोर, ऑब्जेक्ट फाइव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट फोर। अब इस केस में जो है ना, अलग लाइक इस केस में पहली बार हमने ये किया, तो एक बार जो है आपका किधर गया, आपका ये कॉल हो गया। ठीक है, फिर आपने दूसरी बार किया तो फिर से वही कॉल हुआ, आपने तीसरी बार किया तो फिर से वही कॉल हुआ, इस तरह बार बार वो कॉल होता रहेगा। मसला इसमें आ जाता है, इसमें बेसिकली हमें बताना पड़ता है कि यार आपको अब प्रीवियस ऑब्जेक्ट को असाइन करना है। मतलब मैंने अगर किया ना ऑब्जेक्ट फोर इज इक्वल टू फाइव, तो मैं कुछ इसको इस तरह की चीज़ रिटर्न करूँगा कि अब ऑब्जेक्ट सिक्स को पता हो कि यार मैंने प्रीवियस ऑब्जेक्ट के डेटा को स्टोर करना है, इसी तरह ऑब्जेक्ट सेवन को पता हो कि मैंने प्रीवियस ऑब्जेक्ट के डेटा को स्टोर करना है। तो मुझे कुछ इस तरह का रिटर्न करना पड़ेगा। उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे मुझे मैं लिखता हूँ इफ़ दिस इज़ नॉट इक्वल टू obj डॉट रियल, तो रिटर्न दिस। इस कोड का क्या मतलब है? अब इस कोड का ये मतलब है ना, ये मैंने क्यों किया है, मैंने सिंपल रिटर्न क्यों नहीं किया? ये बेसिकली सेफ्टी पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, इसके बगैर अक्सर एरर आता है। हम कहते हैं आप सिर्फ रियल को तब जो नीचे से हम अब जो ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं ना, अब जैसे ये है, तो हम कहते हैं कि जी आप ऑब्जेक्ट वन को तब ही ये वैल्यू असाइन करो, या आप रियल को किधर गया, हाँ, आप रियल को तब भी ऑब्जेक्ट इसकी लाइक रियल की वैल्यू असाइन करो जब
ये जो है ना, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट रियल। मतलब अगर ओबीजे, हाँ ये ठीक है। मतलब अगर दिस में, अगर सब सपोज ऑब्जेक्ट का एड्रेस है 10 और दिस में भी पड़ा हुआ है 10, ठीक है, तो इस बात का तो लाइक कोई तुक नहीं बनता ना। दोनों मतलब जो दिस में एड्रेस पड़ा हुआ था वो, और जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो सेम है। इसका ये तो यही मतलब है कि हम फिर से रियल में वही सेम चीज़ असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि यार दिस वाला एड्रेस वो चेंज हो, और इस ऑब्जेक्ट का लाइक जो दिस में एड्रेस है वो से वो लाइक डिफरेंट हो इस ऑब्जेक्ट के एड्रेस से, तब ही आप चीज़ों को असाइन करो। तो ये इसलिए हम एज सेफ्टी यूज़ करते हैं, ताकि सेल्फ असाइनमेंट ना हो, बार बार सेम ही चीज़ सेम लाइक रियल को हम असाइन ना कर रहे हो। आई होप मैंने क्लियर कर लिया हो। और बार बार आप रिटर्न करते जाओ दिस को, तो बार बार यहाँ पे लाइन में बार बार दिस रिटर्न करता जाएगा। तो इसको कहते हैं चेनिंग, कि आप एक चेन आपने बना दी है, आप बार बार ऑब्जेक्ट के एड्रेस को रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। आप थोड़ा सा इस पे स्टडी करो, आई होप आपको समझ आ जाए। लेकिन हाँ, ये हमारे पास बेसिकली चेनिंग होती है। और ये हमारे पास डिफरेंट कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर और इक्वल ऑपरेटर हो गया, ठीक है। और डीप और शैलो कॉपीज़ क्या होती हैं, सारा कुछ हो गया। ओके, एक छोटी सी चीज़ जो आपको मैं बताना भूल गया, यहाँ पर यार ये मतलब पहले मैंने सिर्फ वो भी ये लिखा था, आप इसको ये कर दो, एंड पर्सन लगा दो। इसका मतलब ये है कि दिस जो जिसमें जिसने एड्रेस उसमें स्टोर किया होता है, आप एड्रेस और एड्रेस को कंपेयर कर रहे हो। तो दिस में भी एड्रेस है, और इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस, तो आप एड्रेस को एड्रेस के साथ कंपेयर कर रहे हो। मतलब ये सिर्फ तब ही होगा जब ये दोनों एड्रेसेस सेम नहीं होंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप एंड पर्सन लगा दो। एंड पर्सन इसलिए होता है कि फ़जूल में नो अननेसेसरी कॉपीइंग हो, मतलब मेमोरी एफिशिएंट बेसिकली हमने बनाने के लिए एंड पर्सन लगाया। और बाकी सब कुछ सेम ही है। तो हाँ, ये हो गया हमारा सब।